नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार भी जुड़ चुकी हैं और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आपके तमाम सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। बाजार की चाल पर भी हमारी नजर रहेगी और दिग्गज एक्सपर्ट से राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता हुआ नजर आएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज के जरिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर अपने सवाल भेजिए और YouTube पर ये शो लाइव देखते वक्त कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ड्रॉप कीजिए। याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है। ये सारी जानकारी देने के बाद हम दिग्गज एक्सपर्ट से उस स्टॉक पर आपके बारे में बेहतर राय लेंगे। नजरिया जरूर बताइए, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, उस आधार पर आपको बेहतर राय दी जा सकती है। चलिए माफ कीजिएगा। बाजार में अगर हम देखें तो इस वक्त निफ्टी 26,200 के ऊपर और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से हल्का हो गया, 60,000 के नीचे फिसलता हुआ 59,850 के पास आ चुका है बैंक निफ्टी। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें यानी मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो हरे निशान में जरूर कारोबार हो रहा है, लेकिन सपाट यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर लगभग ½ % की मजबूती हम देख पा रहे हैं। अगर निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने हम लेकर आ पाए तो आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का निफ्टी का टॉप गेनर आज के दिन में लगभग 2% तक की तेजी यहां हम देख रहे हैं। अडानी पोर्ट्स 1.5% से थोड़ा कम मजबूत। टाटा मोटर्स पीवी यानी पैसेंजर्स व्हीकल्स और आयशर मोटर्स 1% मजबूत होते हुए और एचसीएल टेक में भी लगभग 1% की तेजी नजर आ रही है। दबाव कहां है, निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट लेकर आइए। लगभग 1.5% टूटता हुआ इस वक्त इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो निफ्टी का टॉप लूजर। बजाज फाइनेंस 1.25% की गिरावट। सन फार्मा, टाइटन और एसबीआई लाइफ में आधे से 1% तक की लगभग गिरावट हम देख पा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी बहुत कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं, हालांकि डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 1440 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि लाल निशान में हैं और 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा। और हमारे साथ आज ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे यो स्टॉक के फर्स्ट एडिशन में। गौरव, सबसे पहले मैं आपके पास बाजार के नजरिए के साथ आना चाहूंगा। बताइए बाजार पर क्या राय बन रही है ऊपरी स्तरों से, अब देख रहे हैं कि बाजार हल्का होता हुआ। हेलो प्रशांत, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। बाजार ने अपने इनिशियल गेन्स जो गैप अप ओपनिंग हुई थी पूरे शेड ऑफ करके अभी बिल्कुल एक फ्लैट नोट पे ट्रेड कर रहा है। फ्लैट नोट पे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जितने भी गैप अप ओपनिंग से लेफ्ट ओवर गैप था वो फिल हो चुका है। हमें अपना एक डिक्लाइन पे बाय ऑन डिप्स का एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। गिरावट पे हम बाजार में खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अगर फर्दर गिरावट यहाँ से थोड़ी भी एक्सटेंड होती है तो 150 26,150 का आंकड़ा हमें इंट्राडे में दिखाई दे सकता है। वहां पे हमें बाइंग की सलाह रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और बाजार यहां से ही आगे बढ़ना शुरू होता है तो 26,250 के ऊपर इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये नजरिया देख रहे हैं कि क्या बाजार ने आज की जो डिक्लाइन की चाल थी वो पूरी कर ली है या यहाँ से एक बार दोबारा डिप लेगा। ओवरऑल हम बाय ऑन डिप्स की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी मार्केट में वेट एंड वॉच मोड पर है अभी गौरव। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली क्वेरीज की तरफ और सबसे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है राजकुमार छत्तीसगढ़ से। राजकुमार, गुड आफ्टरनून एक्चुअली, और बताइए क्या है आपकी स्टॉक क्वेरी आज। गुड आफ्टरनून जी, बहुत अच्छा हुआ आपने मेरा सवाल लिया, बड़ी खुशी की बात है जी। और मेरा जो सवाल है ईपीग्रेल के ऊपर, मेरे पास 1,000 शेयर है जी और 1132 के भाव में बाइंग है मेरी जी। वो मेरा ये नजरिया था कि ये 3,000 तक जा सकता है कि आगामी 2 साल के अंदर जी। तो स्टॉक अभी एपीग्रिल ट्रेड कर रहा है 1500 के भाव पर। गौरव, आपकी क्या राय रहेगी, क्या लगता है 2 साल में 3,000 के लेवल टच कर सकता है एपीग्रिल? क्या इसके टेक्निकल चार्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं अभी? चार्ट्स के हिसाब से 2 सालों में 3 साल का व्यू लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये बनाएगा नहीं बनाएगा। चार्ट स्ट्रक्चर इज फाइन, थोड़ा ऑफ हाइज जरूर ट्रेड कर रहा है। 2400 का आंकड़ा छूकर अब नीचे आके ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक
फंडामेंटल आउटलुक रखना ज्यादा जरूरी है, सिंस एक लंबी अवधि के लिए उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है और उस पर अपना व्यू पॉइंट मान रहे हैं। देखिए, जो मैं प्राइमा फेसी अभी देख पा रहा हूँ इसके रिजल्ट्स और बैलेंस शीट से, टॉप लाइन इंटैक्ट है, प्रॉफिट्स भी कंपनी पोस्ट कर रही है, मार्जिन्स आर आल्सो फाइन, कोई बहुत लंबा चौड़ा मुझे यहाँ रेड फ्लैग भी एज सच नहीं नजर में आ रहा है, डेट की वाली दिक्कत भी नहीं नजर आ रही है, तो आई थिंक यस वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस स्टॉक में होल्ड की सलाह रहेगी। नथिंग बैड एज सच, कुछ मुझे मेजर नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है इसमें। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो राय नहीं बनती हुई है स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे, यूट्यूब से कुछ सवाल आए हुए हैं, उनको शामिल करते हैं। भूपिंदर हैं, इनका सवाल लेते हैं। 361 इन्होंने 1205 के भाव पे खरीदारी की हुई है। 75 शेयर इनके पास हैं इस स्टॉक के, और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या इन स्तरों पर जो है वो एवरेज किया जा सकता है या निकल जाना बेहतर होगा। गौरव जरा बताइए, 361 इनकी हालांकि बाइंग के आसपास ही है स्टॉक का, हल्का ही नुकसान इनको होता हुआ, लेकिन न जाने क्यों एवरेज या एग्जिट की सलाह चाह रहे हैं। फिर भी चूंकि डायरेक्टली इनका सवाल एवरेज और एग्जिट का है, तो बताइए 361 पे क्या नजरिया बन रहा है। मैं यहाँ मॉर्निंग शो में भी जुड़ा था ईटी पे, और 361 मैंने वहां सजेस्ट किया था आज की पिक के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए 1250 के टारगेट थे मेरे, 1250 का टारगेट, 1390 का स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से होल्ड की सलाह रहेगी, उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, और अच्छा लग रहा है यहाँ से स्टॉक फॉर्मेशन साउंड है, पेशेंटली होल्ड करेंगे, अच्छे रिटर्न्स निकाल लेंगे इसमें से। राय 361 पर होल्ड कॉल गौरव की तरफ से। बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ जो आ रही है रेहान अहमद से, जो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। रेहान, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है आपकी आज की स्टॉक क्वेरी। मैं मुझको VSC पे चाहना था एडवाइस की। मेरे पास 52 शेयर है और 2300 कुछ रुपए के उसपे है खरीद पर जी, तो मैं चाह रहा हूँ अगले 6 महीने का एक रिव्यू चाह रहा था जी। तो इनकी क्वेरी है BSC पर। गौरव, आपकी क्या राय रहेगी? 2300 रुपए इनका प्राइस है, अगले 6 महीने का ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम इस साल की बात करें, ईयर टू डेट इस 11 महीने में अच्छा खासा 60% का रिटर्न BSC ने ऑलरेडी दिया है, तो चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं और अपसाइड बाकी है स्टॉक में? चार्ट्स क्लियरली अपबीट हैं, नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही शानदार चार्ट फॉर्मेशन है, और ऑफ लेट अगर हम पिछले 2-1 साल की बात करें तो BSE ने कमाल कर दिया है। स्टॉक ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, और ओवरऑल हमारा एक पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं। ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट है उसमें, मे इट बी BSE, MCX, CDSL, CAMS, या फिर चुनिंदा AMC कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं। तो सिंस उनका एक स्पेसिफिक सवाल है, उन्हें 6 महीने की अवधि के लिए ही चाहिए, तो यानी कि अगले 2 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। आई थिंक यहाँ से 15 से 20% का रिटर्न आ जाना चाहिए स्टॉक में इस टाइम फ्रेम में। आपको सलाह यहां से भी अगर आप समय देते हैं तो 15 से 20% तक का रिटर्न आपको नजर आ सकता है। बढ़ते हैं आगे, पद्मा को शामिल करते हैं, और इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल पूछा है। चेन्नई, तमिलनाडु से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, यहां पर इन्होंने 18 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई है। मतलब आई डोंट थिंक कि कब उन्होंने खरीदारी की, और लेकिन काफ़ी निचले स्तरों से और लंबे समय से स्टॉक में बनी हुई हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनकी होल्डिंग 2020 के आसपास की लग रही है, और 2020 से अब तक जो है वो RVNL में बनी हुई हैं। तो गौरव, सबसे पहले तो पद्मा को बधाई देनी होगी। अब उन्होंने सवाल मेरे ख्याल से इसी नज़रिए से पूछा होगा कि क्या अब जितना मुनाफा है उसमें से बांध लिया जाए या अभी पोटेंशियल बाकी है। बताइए क्या सलाह देंगे? जबरदस्त मुनाफा है यहाँ पर। पहली चीज तो सर्टेनली मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द व्यूअर कि क्लियर एग्जाम्पल है कि संयम से सही स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो किस प्रकार के रिटर्न्स निकल कर आते हैं। 18 रुपए का खरीद भाव, 325 रुपए अभी ये स्टॉक चल रहा है, और इसका अगर हम हाई की बात करें तो 647 रुपए का इस स्टॉक में हाई भी लग चुका है। जिस टाइप के निवेशक
हैं ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लंबी अवधि के निवेशक हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। ये एक बेसिक सा एक लंबी चाल के बाद कंसोलिडेशन फेज है। रेलवे इंडिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और जिस तरीके से हमारी सरकार और करंट रिजीम कमिटेड हैं टुवर्ड्स इम्प्रोवाइजिंग, अपग्रेडिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे अंदाजे से आने वाले 3 से 4 साल में हमें एक दोबारा लहर नजर आएगी। मैं स्टे इन्वेस्टेड होल्ड करने की सलाह दूंगा इनकी पोजीशन को। 3-4 सालों में आपको और बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे इसमें। रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। अब होल्ड कॉल सजेस्ट किया है गौरव ने आरवीएनएल पर। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि पद्मा जी जैसे हमारे जैसे नए इन्वेस्टर्स को इनसे सीखना चाहिए, और जैसे कि गौरव ने कहा कि पेशेंस इज द की, तो अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट रजिस्टर किया है आरवीएनएल पर, 3 साल से एटलीस्ट होल्ड करके रखा है। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ जो आ रही है यूट्यूब से। सनी अरोरा हमें लिख रहे हैं लखनऊ से। उनकी क्वेरी है केन्स टेक को लेकर। उनका बाइंग प्राइस 100 शेयर्स उनके पास है 3000 के एवरेज प्राइस पर। गौरव, आपकी क्या राय रहेगी? अगर हम ईयर टू डेट चार्ट देखें तो 30% तक का डिक्लाइन हमने देखा है, फिर भी वो उनके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर है। अभी भी 5358 के लेवल्स पर केन्स टेक ट्रेड कर रहा है। तो आगे जाके शॉर्ट टर्म में क्या आपकी राय रहेगी? क्या हमें यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है केन्स टेक में? शॉर्ट टर्म थोड़ा जिटरी जरूर हो सकता है, अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश फर्दर डिक्लाइन की मुझे नजर आ रही है। अगर स्पेसिफिक लेवल फ्रंट्स पे बात करूं तो 5155 का एक लेवल है जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर वो निकलता है तो ये शेयर फर्दर स्लाइड डाउन और कर सकता है टुवर्ड्स 4750 ऑड लेवल्स। तो अब ये हमारे व्यूअर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अपना पोटेंशियल फर्दर देखना चाहेंगे इसके अंदर। अगर इमीडिएटली मनी का कोई रिक्वायरमेंट है तो 5150 का स्टॉप लगा लें, अदरवाइज इसे 4750 के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। शेयर के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है, और थोड़ा सा अगर इंतजार किया जाए तो आई थिंक उसके अंदर एक आध क्वार्टर के अंदर धीमे धीमे इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। पिछला क्वार्टर यानी जून क्वार्टर जो था वो उतना अच्छा नहीं रहा था, उतना उत्साहजनक नहीं था, लेकिन हमने जो सितंबर क्वार्टर के नतीजे आए उसमें एक डिसेंट रिवाइवल देखा है। देयरफॉर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले 1-2 क्वार्टर में इसी प्रकार का अगर इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहा तो इस स्टॉक के प्राइस के अंदर हमें रिवर्सल देखने में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी राय केन्स टेक्नोलॉजी के लिए शॉर्ट टर्म की। आने वाले कुछ टाइम बाद जो है हमें थोड़ा रिवाइवल देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए थोड़ा म्यूटेड ट्रेंड ही रहेगा। दैट्स द व्यू कमिंग इन। लेकिन अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपकी और क्वेरीज एड्रेस करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट गौरव के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जरा बात करते हैं प्रदूषण की, दिल्ली वाले प्रदूषण की नहीं, मुंबई के प्रदूषण की। जी हाँ, हैरान जरूर होंगे आप, लेकिन मुंबई में प्रदूषण का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसको देखते हुए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया मुंबई में। ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अतुल सिंह ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आप इन तस्वीरों के जरिए उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। दिल्ली की तरह ही मुंबई में अब सांसों पे इमरजेंसी लग गई है, क्योंकि लगातार हवा की गुणवत्ता गिरती चली जा रही है, और आज भी मुंबई की जो AQI है वो 200 से ऊपर चली गई है, यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में आ चुकी है। और शहर के कई इलाकों में 200 से 300 के बीच में AQI चल रहा है। और इस समय हम आपको सबसे ताजा तस्वीरें मुंबई के वर्ली इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदूषण का लेवल अपनी आंखों से देखकर समझा जा सकता है। एक तरफ जहां कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर सीलिंग के पास कोस्टल रोड को बढ़ाने को लेकर तेजी से चल रहा है, तो वहीं ठीक सामने समंदर के किनारे पे बसे मुंबई का सबसे फेमस वर्ली सी फेस इलाका किस तरीके से मोटी स्मॉग की चादर में ढक चुका है, और उसकी वजह से विजिबिलिटी कितनी कम है ये आप समझ सकते हैं कि सामने ऊंची इमारतें
विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिखाई तक नहीं दे रही है, जबकि आसमान में सूरज पूरी तरीके से उग चुका है, रोशनी हर तरफ है, लेकिन मोटी चादर स्मॉग की होने की वजह से ऊंची हाई राइज बिल्डिंग भी नजर नहीं आ रही है। और इस तरीके के हालात मुंबई के ज्यादातर इलाकों में है, जहां पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां हालात बेहद ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। और यही वजह है कि बीएमसी ने कई इलाकों में ग्रैब 4 की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जहां जिसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शंस पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी और रात के समय कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिन जगहों पर स्कूलों के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन पर भी पाबंदी के साथ साथ मॉनिटरिंग अलग अलग जगहों पर बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। हाल के समय में बीएमसी की तरफ से ये जांच की गई, जहां पर खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। 70 ऐसी जगह थी जहां बीएमसी की टीम ने औचक दौरा किया और वहां पर 53 ऐसी जगह थी जहां पर नियमों का पालन नहीं हो रहा था। और यही वजह है कि नोटिसेस भी बीएमसी की तरफ से जारी की गई है और हालात अब अलार्मिंग हो चुके हैं। लोगों को आंखों के जलन के साथ साथ सांस लेने की दिक्कतें भी आनी शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा हालात बेहद चिंताजनक देवनार, नेवी नगर, मलाड, वर्ली, बीकेसी इन जगहों पर है, जहां पर 200 से 225 के करीब AQI गिरकर पहुंच चुकी है। और हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा है। एक समिति गठित की गई है जिसकी तरफ से 15 दिसंबर तक रिपोर्ट आने की आदेश दिए गए हैं, जिसके आधार पर नई गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी या तय की जाएंगी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। तो वहीं सख्ती बरतने और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बीएमसी को भी आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब ग्रैब 4 कई इलाकों में लगा दिए गए हैं, ताकि जो हवा की गुणवत्ता गिरती जा रही है उस स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रण में किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ अतुल सिंह, ET नाउ स्वदेश, मुंबई। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति वो मुंबई जिसमें ये माना जाता है कि सुबह से शाम तक में जो दिन भर का जो पोल्यूशन है वो फिल्टर हो जाता है, वहां पर भी अब स्थिति जो है वो बहुत ही बदतर होती हुई नजर आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ, दिन दहाड़े जिस तरह से कंस्ट्रक्शन है, पिछले दिनों हमने आपको याद होगा स्वदेश विशेष में चर्चा भी की थी और उसमें जो एनवायरमेंटलिस्ट थी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ तो प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं होते, दिन में कभी भी कुछ भी जो है वो खोदने का काम, बनाने का काम, ये सब कुछ चलता रहता है। चलिए इन सब के बीच में मार्केट के और ट्रेंड्स को भी पकड़ते हैं। और आज खुलते ही बाजार ने नया हाई तो छुआ, लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा बाजार में गिरावट आई। आखिर बाजार ने ये शानदार तेजी क्यों गंवाई, इसके पीछे क्या वजहें हैं? अभिषेक सत्यव्रतम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताएं, आखिर इस तरह की अच्छी शुरुआत हफ्ते की और उसके बाद ऊपरी स्तरों से हल्का होता बाजार, वजहें क्या है? बिल्कुल, देखिए शुरुआत तो रिकॉर्ड हाइस पर हुई है निफ्टी की, लेकिन रिकॉर्ड हाइस पर खुलने के बाद बाजार वहां पर टिक नहीं पाया। उसकी 2-3 मोटा मोटी वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि आप देखेंगे कि जीडीपी के आंकड़े बहुत ही दमदार आए 8.2% सितंबर क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया कि अगर इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, अगर ग्रोथ दमदार है, तो फिर आरबीआई दरें क्यों घटाएगा। तो माना यह जा रहा है कि शायद जो 5 दिसंबर की पॉलिसी है, आरबीआई अपना डविश टोन मेंटेन रखते हुए स्टेटस को रखे और दरों में कटौती ना करें। तो बाजार इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहा है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर के बयान के बाद उम्मीद यह बढ़ी थी कि आरबीआई इस पॉलिसी में दरें घटाने जा रहा है 0.25% की। दूसरी चीज ये है कि हम देख रहे हैं कि रुपया में कमजोरी आ रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया और इकोनॉमी के लिए एक निश्चित तौर पर एक चिंता की बात होती है, क्योंकि अगर नीचे आता है तो आपके लिए इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट अगर महंगा होता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब रुपया वीक होता है तो हम एफआईज का आउटफ्लो देखते हैं, क्योंकि एफआईज नहीं चाहते कि उनको करेंसी लॉस हो और उसको अवॉइड करने के लिए वो आउटफ्लो करते हैं। तीसरी चीज यह है कि एफआईज की जो बिकवाली है वो लगातार जारी है। लगातार 5 महीने से हम एफआईज की तरफ से नेट सेलिंग का फिगर देख रहे हैं और वो फिगर पिछले महीने थोड़े बड़े भी। इनफैक्ट शुक्रवार को भी हमने देखा कि 3,795 करोड़ रुपए के एफआईज ने शेयर बेचे। तो एक और ये चिंता की बात है जो बाजार के सेंटिमेंट को थोड़ा सा नेगेटिव बना देती है। क्रूड
एक रेंज में था, थोड़ा बहुत नरम हो रहा था, 62 63 के बीच के भाव देख रहे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड का भाव है 2% चढ़ के ये $63 के ऊपर निकल गया है। तो कच्चे तेल का महंगा होना इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। साथ ही सोना एक और फैक्टर है, क्योंकि गोल्ड हम देख रहे थे कि गोल्ड $4000 के नीचे आ गया था इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन जिस तरह से यूएस फेड की दरें घटने की उम्मीदें बढ़ी हैं, सोने में फिर से रौनक लौट आई है और सोना 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कॉमर्स पर जो भाव है वो निकल गया है $4265 के ऊपर। तो ये कुछ रीजन है। आखिर में एक रीजन ये है कि देखिए, जब भी बाजार नए हाइस पर जाता है तो बाजार में निवेशक थोड़े चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट को घर ले जाएं, थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो ये भी रीजन है कि बाजार आज नए ऊंचाई पर खुलने के बाद सस्टेन करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि अब 4 दिन के बाद हम देखेंगे आरबीआई की पॉलिसी आएगी 5 दिसंबर को, और अब तक जो हम मान के चल रहे थे कि दरें घट जाएंगी, शायद हम एक पॉज देखें आरबीआई की तरफ से, और यही चीजें निवेशकों को परेशान कर रही हैं। करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि आगे बाजार कैसे किस तरह का रुख दिखाता है। लेकिन इन सबके बीच में आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में देख पा रहे होंगे टीवीएस मोटर्स के नवंबर के जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं वो सामने आए। नंबर अच्छे हैं। अगर हम कुल बिक्री की बात करें, कुल सेल्स की बात करें, तो 29% यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। और 5.25 लाख यूनिट सालाना आधार पर अगर हम देखें तो वहां पर बेची गई है। स्कूटर बिक्री अगर देखें 27% यहां पर जंप देखने को मिला है। एक्सपोर्ट जो है वहां पर 58% का उछाल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि ईवी स्कूटर जो हैं यहां पर आप देखिए लगभग 46% का उछाल है। मोटरसाइकिल बिक्री 34% बढ़ी है। घरेलू टू व्हीलर बिक्री यानी जो डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स है वहां पर भी 20% का जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम नवंबर ऑटो सेल्स के डेटा टीवीएस मोटर्स के देखें तो वो शानदार हैं और स्टॉक उस पर रिएक्ट भी करता हुआ लगभग 3% की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। गौरव, बेहतरीन नंबर्स कहीं ना कहीं, और आमतौर पर जो ये सीजनैलिटी फैक्टर्स भी होते हैं, शादियां, फेस्टिविटीज, उनकी तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल टीवीएस मोटर्स फिलहाल कैसा नजर आता हुआ इस कहीं ना कहीं सेल्स के नंबर के बाद? Yes, certainly, प्रशांत। सीजनैलिटी फैक्टर्स अपना एक रोल जरूर प्ले करते हैं। जब ये इस टाइप का समय होता है तो उस टाइम पे ऑटो सेल्स पे उस चीज का एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी ईयर एंड का भी टाइम है, उस टाइम पे जनरली लोग थोड़े से लो भी हो जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली दिसंबर 15 के बाद की बाइंग की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं कि चलो नए साल में हम जनवरी तक अपना शिफ्ट ओवर कर लेते हैं फ्रेश परचेजेस को। तो यस, दीज थिंग्स डू हैव एन इम्पैक्ट। बट अब हम टीवीएस की अगर स्पेसिफिकली बात करें, बहुत ही शानदार तरीके की परफॉर्मेंस रही है। हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। अभी अभी आपने पढ़ के बताया कि इनके नवंबर मंथ के जो बिक्री के नंबर्स आए हैं वो भी अच्छे नंबर्स आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां से इसका ये अपमूव एक नया दौर बनाएगा। 3400 से अभी 36 3650 की जो रेंज है उसका ऑल्दो अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, बट मुझे पूरी उम्मीद है वो हमें एक आध दिन में उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा और देर आफ्टर हमें ये स्टॉक 4000 के आंकड़े के आसपास जल्द ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये थी राय गौरव की टीवीएस मोटर पर। थैंक यू गौरव आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे स्टॉक्स पे अपना ओपिनियन टेक्निकल और फंडामेंटल बताने के लिए। अब चलते हैं क्विक प्रोग्रामिंग नोट की तरफ। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और सेकंड एडिशन है ये यो स्टॉक्स का। कनिष्का हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और अगले आधे घंटे जो भी आपके सवाल बचे हुए हैं और आपने मिस कर दिए हैं अपने सवाल भेजने, तो हमें भेजिए, हम उन सवालों के जवाब देंगे। तो तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और आपको तमाम तौर तरीके हम बताते भी रहेंगे। याद रखिए, आप अपने सवाल इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज के ज़रिए भेजिए। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इन सब के बीच में आप ज़रा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार को अगर हम देखें तो अब देखिए, मतलब गिरावट और हावी होती हुई। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 26,150 के पास आ चुका है। लाल निशान में दोनों ही इंडेक्स, निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,000
650 के पास। तो अब बाजार में जो है वो गिरावट का दौर चालू हो गया है ऊपरी स्तरों से। जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे, जो कंसर्न्स, उसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं बाजार में अब गिरावट की वजह से एक चिंता बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। एंजल वन से राजेश भोसले साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजेश जी, क्या गिरावट थोड़ा सा पेन दे रही है या आपको लगता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो आना ही था, अगर रिकॉर्ड हाई बनेंगे तो मुनाफा वसूली तो होगी ही? जी नमस्कार, आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। मार्केट जो है हाई टॉप हायर बॉटम्स में ट्रेड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हाईज जो बन रहे हैं वो काफ़ी शैलो बन रहे हैं। मतलब हाई बनता है, बाद में हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता है, वापस नीचे आता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को क्या करना होगा कि कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय करना चाहिए, मोमेंटम को चेस नहीं करना चाहिए। हायर एंड पे बाय करेंगे तो वापस ऐसा डिप देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। अच्छे लेवल्स आते हैं वहाँ पे बाय करना चाहिए। 26,350, 26,400 ऐसे लेवल्स आता है तो वहाँ पे बुक करना चाहिए। अगर आप नीचे में अगर आप देखें तो 26,000 के आसपास काफ़ी अच्छा बेस बना है। तो कोई भी डिप आता तो डिप में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये है राय निफ्टी पर। राजेश, बढ़ते हैं अपनी क्वेरीज की तरफ और विनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से। गुड आफ्टरनून विनीश, सबसे पहले बताइए जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके का मौसम है अभी? मैडम, ठंडी शुरू हो चुकी है अब इधर काफी। क्या वहां पे भी पोल्यूशन कुछ देखने को मिल रहा है जैसे दिल्ली और मुंबई में जो हाल है? नहीं मैडम, इतना वैसा नहीं है, इधर नॉर्मल ही है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, या बहुत अच्छा मौसम हो सकता है इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में। पर अब चलते हैं आपकी क्वेरीज की तरफ। बताइए किस स्टॉक पर आपकी क्वेरी है और हम राजेश से आंसर कराएंगे। हाँ जी मैडम, मेरे पे एक्मे सोलर के शेयर्स हैं 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 245 रुपीज जी, एंड एलगी इक्विपमेंट्स 100 शेयर्स 500 रुपीज पे। ओके, राजेश, क्या राय रहेगी आपकी एक्मे सोलर और एलगी इक्विपमेंट? देखिए, एक्मे सोलर इनकी हाल फिलहाल की बाइंग है। स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में है, बट इनकी हायर लेवल्स की बाइंग है, रिसेंट बाइंग है। अभी फिलहाल के थोड़ा सा वेट करने का राय दूंगा। यहाँ पे फर्दर डिप आ सकता है 217 से 215 लेवल्स तक, बट वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आप देखें तो मई में इस स्टॉक में रैली स्टार्ट हुई थी जहाँ पे एक बुलिश गैप भी रह गया था। तो कहीं ना कहीं अपने रैली के ओरिजिन पॉइंट के आसपास स्टॉक जो है मूव कर रहा है। 215 ऐसे लेवल्स आते हैं तो वहां से बाइंग देखने को मिल सकती है, एंड फिर वहां से फिर 240 245 लेवल्स देखने को मिल सकता है। बट वहां पे वापस चार्ट्स को देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे 200 डीएम है। तो वापस 215 के आसपास आता है तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, बट 240 के आसपास फिलहाल स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है। एलजी इक्विपमेंट्स जो है नया लिस्टिंग है तो इसमें टेक्निकल डेटा जो है अवेलेबल नहीं है, बट जितना भी चार्ट अवेलेबल है कहीं ना कहीं स्टॉक जो है एक बेस बन रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा, बट पॉसिबली स्टॉक जो है 1720 से 1750 लेवल से रिटेस्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 1550 के आसपास बेस बन रहा है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके तमाम स्टॉक्स पे। बढ़ते आगे, रफीक को शामिल करते हैं अपने साथ। रफीक, नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल, हावड़ा। जी, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मेरा 18 सॉरी, हम इस मैसेज किए थे हम आपको। आरती फार्मा ना? एक्चुअली हम लोग का आरती फार्मा है 859 पे हम लोग लिए थे। ठीक है, आपका 29 है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए हम लिए थे और एवरेज भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एवरेज करना क्या सही रहेगा? चलिए पूछना था। चलिए, अच्छी बात है। बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा है राजेश इन्होंने कि एवरेज भी करने को तैयार हैं, लेकिन क्या आरती फार्मा में एवरेज करने की रणनीति बेहतर रहेगी? इनकी खरीदारी ऊपरी स्तरों की है 859 की, फिलहाल 4,834 रुपए का नुकसान होता हुआ, लेकिन इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो राजेश जी, राय देते वक्त याद रखिए कि इन्हें एवरेज पे भी सलाह चाहिए कि क्या इस लेवल पे या निचले कहीं और लेवल्स पे एवरेज किया जा सकता है जो इनके घाटे की भरपाई करे, या लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं बने रहने की सलाह है? जी देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, नीचे में ऐड भी कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल आप लास्ट फेब से अगर आप देखें तो स्टॉक एक अप
ट्रेंड में है। रिसेंटली सितंबर से डेफिनेटली एक प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो 620 610 जोन में जो है एक काफ़ी अच्छा बाइंग जोन बन रहा है। तो स्टॉक अगर फर्दर स्लिप होता है 610 620 के आसपास तो वहाँ पे ऐड करना चाहिए। स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, वाइल्ड मूव्स देखने को मिलता है, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। 600 610 के आसपास आता है तो वहाँ पे ऐड कीजिए, एंड ऑन द हाई साइड वापस 900 के आसपास आता है तो एक बार पोजीशंस को लाइट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये है राय आरती फार्मा पर। बट अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ जो आई है IRFC पर। गंगाराम लिख रहे हैं जोधपुर से, ये एक यूट्यूब से हमारे पास सवाल आया है। राजेश, क्या राय रहेगी आपकी? इनका बाइंग प्राइस है 144 रुपीज, इनके पास 3000 शेयर है, तो अभी कुछ लॉस विटनेस कर रहे हैं, बट क्या चार्ट सजेस्ट करते हैं कि अपसाइड एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग मंथ्स? जी देखिए, एकदम बहुत ही लैकलस्टर काउंटर है, कोई मेजर मोमेंट नहीं आ रहा है। बट अगर आप इसका मार्च से अगर चार्ट देखें तो कई बार इसने अराउंड 115 110 लेवल से जो है बाउंस किया है, तो बाउंस में वापस 200 DA में रिटेस्ट करता है, एंड फिर वापस वहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी सपोर्ट के आसपास है। इंडिकेटर्स जो है वो ओवरसोल्ड है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स भी ड्राई डाउन है, तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा वेट करने की सलाह होगी। यहाँ से है बाउंस बैक आ सकता है, एंड हायर लेवल्स पे वापस 130 जोन आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा, बट अभी डेफिनेटली सपोर्ट पे तो होल्ड रखना चाहिए। तो ये है राय, आपको IRFC पर होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज से अमोल आठवले साहब। अमोल, बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। इटर्नल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, दिसंबर सीरीज का 310 का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ, 5.60 के आसपास अभी चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 10 रुपीज के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,670 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3880 का। एक करेक्शन पूरा किया है चार्ट्स के ऊपर, कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन फॉर्मेशन पॉजिटिव है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो इटर्नल में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया करेंगे अमोल जी आपका इस रणनीति के लिए। इटर्नल दिसंबर सीरीज 310 की कॉल आपको लेनी है, लगभग 5.5 रुपए के प्रीमियम पर। लक्ष्य 10 रुपए का और स्टॉप लॉस यहां पर 4 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 10,670 का, नुकसान 3,880 का नजर आ सकता है। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है। सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए अब आपके सवालों की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं। गणेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। गणेश नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? सर मेरे पास मोबाइल के शेयर है, 321 शेयर है, प्राइस है 321। ओके, 321 नहीं 321 आपके शेयर्स हैं? सॉरी, अच्छा ये 321 मेरे शेयर है और मेरी बाइंग प्राइस है 332। चलिए हाँ, तो आपके बाइंग के आसपास ही है। हमें अपना एक व्यू बता पाएंगे कितना टाइम और देना चाहते हैं इस स्टॉक को? सर शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीना, 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने का नजरिया इनके भाव के आसपास ही है मोबाइल का शेयर, और आज हम देख रहे हैं 3% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिल रही है। राजेश जी जरा बताइए, 332 की खरीदारी, 2.25% आज टूटता हुआ मोबाइल का शेयर, क्या नजरिया बन रहा है 2 to 3 मंथ्स के लिए? आज देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है एंड स्टॉक जो है एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। यहाँ पे 316 का स्टॉप लॉस रखिए। मल्टीपल बॉटम्स जो है यहाँ पे 316 पे देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक एक बाउंस आया था 316 के जोन से, और एक वीकली में जो है एक बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक एक
बुलिश गैप भी देखने को मिला था, उसको प्राइस जो है आज रिटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रहा है। तो 316 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ऑन द हाई साइड स्टॉक वापस 348 350 जोन आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर है एंड 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है। तो अभी फिलहाल के लिए नीचे में 316 का स्टॉप लॉस रखिए एंड ऊपर में 350 एज अ नियर टर्म टारगेट ध्यान में रखे हुए चलिए। चलिए, तो नियर टर्म में 350 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए, यहां पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन एक विशेष जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आप देख रहे हैं 18 आवर्स स्वदेश। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेरी की तरफ, जो आ रही है हमारे पास यूट्यूब से। दुर्गेश ने लिखा है कि उनके पास टाटा पावर के 600 शेयर है और उनकी खरीद जो है 140 रुपए है, और वो काफी दिनों से देख रहे हैं कि स्टॉक में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आ रही है। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना कंटिन्यू करना चाहिए। राजेश, टाटा पावर पर आपकी क्या राय रहेगी? हाँ जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाई किया है एंड अभी भी होल्ड कर रहा है। अभी भी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बायस पॉजिटिव ही है। डेफिनेटली लास्ट 2-3 महीने से एक रेंज में रहा है, बट अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो फेब में जो लो बनाया था उसके ऊपर ये ट्रेड करे, तो हाई टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में अगर आप देखें तो 410 मल्टीपल रेजिस्टेंस के जैसा ऐड कर रहा है। वो जैसे ही क्रॉस करता है वापस जो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 460 टू 480 लेवल्स। तो अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, बट कभी भी मोमेंटम आ सकता है इस काउंटर में, तो होल्ड रखना चाहिए। होल्ड करने की सलाह आपको। टाटा पावर में कभी भी मोमेंटम आ सकता है। रविंद्र बर्नवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं आसनसोल से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, कौन सा शेयर लिया आपने? मैंने बंधन बैंक के 150 शेयर 182 में लिए। 182 में काफी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है। कितना टाइम देना चाहते हैं? टाइम दे सकता हूँ। अच्छा, लॉन्ग टर्म आप नजरिया लेकर चल रहे हैं। अगर हम बंधन बैंक को देखें तो एक तरह का कंटिन्यूअस जो है वो अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में लगभग 5% ये टूटा है स्टॉक का। पिछले 6 महीने की बात करें तो 13% से ज़्यादा का जो है यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है, और पिछले एक साल में भी जो है वो एक दबाव ही झेला है स्टॉक ने। तो एक चीज राजेश जी, मतलब चूंकि ऊपरी स्तरों पर आमतौर पर कई बार लोग जो है वो स्टॉक लेकर फंस जाते हैं और एक तरह के ट्रैप में होते हैं कि भाई कहाँ निकलें। इनकी भी बाइंग 182 की और वहां से हम देखते हैं स्टॉक लगातार गिरावट का शिकार हुआ है। क्या सलाह होगी, हालांकि ये लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं? जी देखिए, डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसके कंपैरिजन में इसके पीयर्स को देखिए, एयू बैंक हुआ, आरबीएल बैंक हुआ, सिटी यूनियन बैंक हुआ, जितने भी मिड साइज बैंकिंग स्पेस है तो उनमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, ऑल टाइम हाई स्पीड ट्रेड कर रहा है। बट इस काउंटर को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 52 वीक लो के आसपास है एंड अपने 200 डीएमए से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा नज़रिया ये होगा कि कोई भी बाउंस आता है
तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। इसका अगर आप वीकली अगर 89 EMA देखें तो वो बार बार एक रेजिस्टेंस के जैसा ऐड कर रहा है। तो कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 170 तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। और जो दूसरे काउंटर्स दूसरे स्पेस है इसमें से जैसे कि RBL बैंक हुआ या फिर AU बैंक या फिर सिटी यूनियन बैंक, ये तीनों काफ़ी अच्छे एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में है, इनमें एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, तो इन स्टॉक्स में स्विच कीजिए। ठीक है, तो ये स्विच करने की राय पिक्स भी दी है राजेश ने। थैंक यू राजेश, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सभी एक्सपर्ट व्यूज आज हमारे साथ शेयर करने के लिए और क्वेरीज आंसर करने के लिए। तो अब चलते हैं कुछ खबरों की तरफ। भारत और रूस शिखर सम्मेलन के हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और इस दौरे की क्या अहमियत है, डिफेंस और क्रूड खरीद के साथ साथ किन और सेक्टरों पे करार हो सकता है, बता रही है हमारी सहयोगी सुमिता करीर। Definitely, it's a big week for India and Russia ties because President Putin जो है वो 2-day visit पे है इंडिया की from December 4th to 5th. This is for the annual India-Russia summit. Last time प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए थे और इस बार प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं। सो डेफिनेटली वो बायलैटरल टॉक्स होल्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। ही विल ऑल्सो बी मीटिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है ये उनका फर्स्ट विजिट है जब से यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल अलाइनमेंट्स को हिला दिया और डिफेंस सप्लाई चेन्स को भी चेंज कर दिया। सो व्हाट्स रियली एक्सपेक्टेड? वेल, रशिया की एक्सपेक्टेशन है कि वो फॉर्म अप करेगा मिलिट्री पैक्ट्स विद इंडिया, डिफेंस पैक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन ऑन डिफेंस पे भी एक फोकस होगा। ओवरऑल क्रेमलिन ने बोला कि करंट इंटरनेशनल एंड रीजनल इशूज भी फीचर होंगी इन टॉक्स में बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया के, उन्होंने लास्ट वीक बोला था कि एडिशनल प्रोक्योरमेंट ऑफ S-400 एजेंडा पे है और डीलीड कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका भी स्पीड अप होना एक्सपेक्टेड है। द अदर एरिया दैट विल बी टच्ड अपॉन इज ट्रेड, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है और उस चीज़ को प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कुछ महीने पहले एड्रेस किया है। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इंडिया के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको सॉफन किया जाए। और कोऑपरेशन डेफिनेटली, जैसा मैंने बोला, डिफेंस में न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अनदर वन क्रिटिकल एरिया, हाइड्रोकार्बन, स्पेस टेक्नोलॉजी और ट्रेड का जैसे मैंने बताया, ये सब जो हैं ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं इंडिया रशिया के टॉक्स के बीच में। और पुतिन ने कुछ महीने पहले बोला था कि एग्री प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने बोला था कि ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स परचेज किए जा सकते हैं इंडिया से और कुछ स्टेप्स can be taken to ensure ज़्यादा medicinal products और pharma products इंडिया से खरीदे जा सकते हैं। So overall, what's at stake? Well, definitely defense deals, technology transfer और deeper joint production इंडिया और रशिया के बीच में। और एनर्जी जो होगा उसको कैसे मैनेज करेगा इंडिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है, उन्होंने हमारे ऊपर 25% टैरिफ्स लगाए हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा और ओवरऑल ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस के बारे में क्या बात होगी, ये will be interesting to watch out for. शुक्रिया करेंगे सुमिता इस अहम जानकारी के लिए। तो नज़रें हैं और कहीं ना कहीं कनिष्का, बदलते दौर में जो ईज आउट हो रहा है देशों के बीच में वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो दुनिया भर के बाजार जो हैं वो इस वक्त थोड़े नरम थोड़े गर्म नजर आ रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच में अब यहाँ पर हमें विदा लेना होगा, लेकिन एक्शन जो है ET Now स्वदेश पर जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार स्टॉक्स फटाफट आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।